हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस लाइफ प्लान पर हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके सामने बेहतरीन क्लास लेकर आया हूं, तो सारे बच्चे एंड तक जुड़े रहेंगे और एंड में बताएंगे कि आपके 30 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन करेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि ये जो अपनी क्लास है वो 30 क्वेश्चनों की बेहतरीन क्लास है। एंड तक जुड़े रहेंगे और आपको एंड में बताना है कि कितने क्वेश्चन आपके करेक्ट हो रहे हैं। अब समय को देखते हुए पहले क्वेश्चन पर चलते हैं और पहला क्वेश्चन आपके सामने वो है, किस चौहान शासक ने अजमेर को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया था। यानी कि वह कौन सा चौहान शासक था जिसने सबसे पहले अजमेर को अपनी राजधानी बनाई थी। ऑप्शन नंबर 1 है पृथ्वीराज प्रथम, ऑप्शन नंबर 2 है अजयराज, ऑप्शन नंबर 3 है पृथ्वीराज चौहान, ऑप्शन नंबर 4 है विग्रहराज। सारे बच्चे बताएंगे कि वो कौन सा शासक था जिसने अजमेर को सर्वप्रथम राजधानी बनाया था। तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अजयराज, यानी कि जो अजयराज है उनके द्वारा अजमेर को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने वो है, हाड़ौती अंचल का वह दुर्ग जिसका नाम शेरशाह सूरी के नाम पर पड़ा था। यानी कि हाड़ौती, जिसको जानते हो कि राजस्थान का दक्षिण से पूर्वी क्षेत्र है, वो हाड़ौती कहलाता है। वहाँ का जो कौन सा दुर्ग है जिसका नाम शेरशाह सूरी के नाम पर पड़ा था। ऑप्शन नंबर 1 है कोसवर्धन दुर्ग, ऑप्शन नंबर 2 है गागरोन दुर्ग, ऑप्शन नंबर 3 है तारागढ़ दुर्ग, ऑप्शन नंबर 4 है जयगढ़ दुर्ग। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कोसवर्धन दुर्ग। यानी कोसवर्धन दुर्ग का नाम किसके नाम पर पड़ा है, तो पड़ा है शेरशाह सूरी के नाम पर। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने और वो है, एक व्यक्ति बिना राजस्थान विधानसभा का सदस्य होते हुए भी कितने मास तक राजस्थान में मंत्री पद पर रह सकता है। इंपॉर्टेंट कर लेना इस क्वेश्चन को कि एक व्यक्ति बिना विधानसभा का सदस्य होते हुए भी कितने मास तक राजस्थान में मंत्री पद पर रह सकता है। ऑप्शन नंबर 1 है 3 मास, ऑप्शन नंबर 2 है 4 मास, ऑप्शन नंबर 3 है 6 मास, ऑप्शन नंबर डी है 12 मास। तो मैं आपको बता दूं कि इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी 6 मास। यानी कि एक व्यक्ति 6 मास तक बिना विधानसभा का सदस्य रहते हुए भी मंत्री पद के पद पर रह सकता है। बाड़मेर जिले में तिलवाड़ा गांव में स्थित मंदिर किस लोक देवता से संबंधित है। यानी कि बाड़मेर में जो तिलवाड़ा गांव है वह किस लोक देवता से संबंधित हो जाएगा, वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर 1 है गुगा जी, ऑप्शन नंबर 2 है बाबा रामदेव, ऑप्शन नंबर सी है मिहा जी, ऑप्शन नंबर डी है मल्लीनाथ जी। तो वो किससे संबंधित हो जाएंगे, तो हो जाएंगे मल्लीनाथ जी से। यानी कि जो ऑप्शन नंबर डी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तिलवाड़ा किससे संबंधित है, तो वो मल्लीनाथ जी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन आपके सामने और वो है, मांड गायकी के लिए वर्ष 1982 में पद्मश्री से सम्मानित प्रसिद्ध महिला कौन थी। यानी कि मांड गायिका के लिए सर्वप्रथम 1982 में पद्मश्री से किसे सम्मानित किया गया था। ऑप्शन नंबर 1 है गौरी देवी को, ऑप्शन नंबर 2 है अल्लाह जिलाबाई को, ऑप्शन नंबर 3 है गौरी बाई को, ऑप्शन नंबर डी है आनंद कुंवरी को। जिन बच्चों ने अभी सीईटी का एग्जाम दिया था उनको तो पता भी है कि मांड गायिका के लिए जो प्रश्न है वो सीईटी में छपा था। और मैं आपको बता दूं कि 1982 में पद्मश्री से किसे सम्मानित किया गया था, तो किया गया था अल्लाह जिलाबाई को। जो ऑप्शन नंबर बी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने और वो है, भक्त कवियत्री कर्माबाई राजस्थान के किस क्षेत्र की निवासी थी। क्या पूछ रहा प्रश्न कि जो कर्माबाई है वो राजस्थान के किस जिले से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1 है जयपुर से, ऑप्शन नंबर 2 है भरतपुर से, ऑप्शन नंबर 3 है चित्तौड़ से, ऑप्शन नंबर 4 है नागौर से। तो मैं आपको बता दूं कि कर्माबाई किस जिले से संबंधित हो जाएगी, तो वो नागौर जिले से संबंधित हो जाएगी। यानी कि भक्त कवियत्री जो कर्माबाई है वो राजस्थान के नागौर जिले से संबंधित है। अगला क्वेश्चन आपके सामने और वो है, महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा प्रदान किया गया है। यानी कि महिलाओं को पंचायतों में जो आरक्षण है वो किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रदान किया गया है। ऑप्शन नंबर 1 है 17वां संशोधन, ऑप्शन नंबर 2 है 73वां संशोधन, ऑप्शन नंबर सी है 75वां संशोधन और ऑप्शन नंबर डी है 78वां संशोधन। तो किसके द्वारा दिया गया है, तो वो दिया गया है 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है पंचायतों में आरक्षण भारतीय महिलाओं को किस संविधान के अनुसार दिया गया है, तो दिया गया 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगले क्वेश्चन में बताना आपको कि राजपूताना मध्य भारत सभा का नामक राजनीतिक संस्था की स्थापना कब हुई। यानी कि जो मध्य भारत नामक राजनीतिक संस्था है उसकी स्थापना कब हुई थी। और जो जितने भी क्वेश्चन आपके करेक्ट हो रहे हैं 30 क्वेश्चन है, 30 में से आपको कमेंट करना है और बताना है एंड में कि आपके कितने में से कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए हैं। ऑप्शन नंबर 1 है दिल्ली, ऑप्शन नंबर 2 है जयपुर, ऑप्शन नंबर 3 है इंदौर, ऑप्शन नंबर 4 है जोधपुर। तो इसका आंसर क्या होगा, तो होगा दिल्ली। यानी कि जो मध्य भारत सभा नामक राजनीतिक संस्था थी उसकी स्थापना दिल्ली में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने और वो है, स्वतंत्रता से पूर्व राजस्थान में रियासतों की संख्या कितनी थी। क्या पूछ रहा प्रश्न कि स्वतंत्रता से पूर्व राजस्थान में रियासतों की संख्या कितनी थी। ऑप्शन नंबर 1 है 16,
ऑप्शन नंबर 2 है 19, ऑप्शन नंबर 3 है 22, ऑप्शन नंबर डी है 27। तो इसका आंसर क्या होगा? तो होगा 19 रियासतें। और ठिकाने कितने हो जाएंगे? तो हो जाएंगे 3। यानी कि आपको ध्यान रखना है कि स्वतंत्रता से पूर्व राजस्थान में रियासतों की संख्या हो जाएगी 19 और ठिकानों की संख्या पूछिए तो वो कितनी थी? 3। अगला क्वेश्चन आपके सामने और वो है राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के समय कौन सा शहर पत्रकारिता का प्रमुख केंद्र था? क्या पूछ रहा है प्रश्न कि राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के समय कौन सा शहर पत्रकारिता का प्रमुख केंद्र था? ऑप्शन नंबर 1 है जयपुर, ऑप्शन नंबर 2 है जोधपुर, ऑप्शन नंबर सी है अजमेर, ऑप्शन नंबर डी है उदयपुर। तो जो अजमेर है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के समय कौन सा शहर हो जाएगा? तो हो जाएगा अजमेर, जो पत्रकारिता का प्रमुख केंद्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने वो है निम्नलिखित में से किस जिले में गोंडवानी बोली बोली जाती है? क्या पूछ रहा है प्रश्न कि इनमें से कौन सा जिला है जिसमें गोंडवानी बोली बोली जाती है? ऑप्शन नंबर 1 है जैसलमेर, ऑप्शन नंबर 2 है जालौर, ऑप्शन नंबर 3 है डूंगरपुर, ऑप्शन नंबर 4 है अजमेर। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी जालौर। जालौर में कौन सी बोली बोली जाती है? तो वो बोली जाती है गोंडवानी बोली। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने और वह है निम्नलिखित में से किस नदी पर मेजा बांध निर्माणित हुआ है? यानी कि जो मेजा बांध है वो किस नदी के किनारे पर बना हुआ है? ऑप्शन नंबर 1 है कोठारी नदी के, ऑप्शन नंबर बी है पार्वती नदी के, ऑप्शन नंबर सी है खारी नदी के, ऑप्शन नंबर डी है चंबल नदी के। तो किसके किनारे पर बना हुआ है? तो बना हुआ है कोठारी नदी के। जो ऑप्शन नंबर 1 है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि मेजा बांध राजस्थान में कोठारी नदी के तट पर बना हुआ है। अगला क्वेश्चन आपके सामने वो है राजस्थान के किस नगर में प्रसिद्ध मीनाकारी गहने बनाए जाते हैं? क्या पूछ रहा है कि वो राजस्थान का कौन सा शहर है जहाँ पर प्रसिद्ध मीनाकारी गहने बनाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर 1 है जोधपुर, ऑप्शन नंबर बी है भरतपुर, ऑप्शन नंबर सी है जयपुर, ऑप्शन नंबर डी है उदयपुर। तो कौन सा शहर होगा? तो वो होगा जयपुर। यानी कि जयपुर में प्रसिद्ध मीनाकारी गहने बनाए जाते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपके सामने वो होगा निम्नलिखित में से कौन सी जाति अनुसूचित जाति नहीं है? यानी कि इनमें से कौन सी जाति है जो अनुसूचित जाति नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 है नट, ऑप्शन नंबर 2 है गवारिया, ऑप्शन नंबर 3 है ग्रासिया, ऑप्शन नंबर डी है बेडिया। तो इनमें से कौन सी नहीं होगी? तो होगी ग्रासिया। यानी कि ग्रासिया अनुसूचित जाति नहीं है, जबकि नट, गवारिया और बेड़िया ये अनुसूचित जातियां हो जाएगी। अगला क्वेश्चन आपके सामने और वो है निम्नलिखित नृत्यों में से किस नृत्य में केवल स्त्रियां भाग लेती है? क्या पूछ रहा है प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य है जिसमें केवल स्त्रियां भाग लेती है? ऑप्शन नंबर 1 है डांडिया नृत्य, ऑप्शन नंबर बी है गरबा नृत्य, ऑप्शन नंबर सी है ताली नृत्य, ऑप्शन नंबर डी है गैर नृत्य। तो कौन सा हो जाएगा? वो तो हो जाएगा गरबा। यानी कि गरबा जो नृत्य है उसमें केवल स्त्रियां ही भाग लेती है। ऑप्शन नंबर बी गरबा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन में बताना आपको कि निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग जलदुर्ग की श्रेणी में आता है? क्या पूछ रहा है प्रश्न कि कौन सा दुर्ग है जो जलदुर्ग की श्रेणी में आता है? ऑप्शन नंबर 1 है गागरोन दुर्ग, ऑप्शन नंबर बी है जैसलमेर दुर्ग, ऑप्शन नंबर सी है चित्तौड़गढ़ दुर्ग, ऑप्शन नंबर डी है अचलगढ़ दुर्ग। तो जो जलदुर्ग की श्रेणी में आता है वह दुर्ग हो जाएगा गागरोन दुर्ग। जो ऑप्शन नंबर 1 है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर है। यानी कि गागरोन दुर्ग जलदुर्ग की श्रेणी में आता है। अगला क्वेश्चन है और वो है राजस्थान राज्य में ही पूर्णतः बहने वाली राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यानी कि वो कौन सी नदी है जो राजस्थान में ही केवल बहती है और राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है? ऑप्शन नंबर 1 है लूनी नदी, ऑप्शन नंबर बी है चंबल नदी, ऑप्शन नंबर सी है माही नदी, ऑप्शन नंबर डी है बनास नदी। तो ऑप्शन नंबर डी है बनास नदी वो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। यानी कि बनास नदी राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी हो जाएगी। राजस्थान की वह नदी जो दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। क्या पूछ रहा है प्रश्न कि राजस्थान की वह कौन सी नदी है जो दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है? ऑप्शन नंबर 1 है बनास नदी, ऑप्शन नंबर बी है चंबल नदी, ऑप्शन नंबर सी है गोमती नदी, ऑप्शन नंबर डी है लूनी नदी। तो कौन सी नदी हो जाएगी? तो हो जाएगी बनास नदी। यानी कि जो बनास नदी है वह दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। जो ऑप्शन नंबर 1 है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और अगला क्वेश्चन आपके सामने वो है राजस्थान में सबसे बड़ा वन क्षेत्र किन जिलों में स्थित है? क्या पूछ रहा प्रश्न राजस्थान में सबसे बड़ा जो वन क्षेत्र है वो किन जिलों में स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 है भरतपुर और धौलपुर में, ऑप्शन नंबर बी है सवाई माधोपुर एवं करौली में, ऑप्शन नंबर 3 है भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में, ऑप्शन नंबर डी है उदयपुर और राजसमंद में। तो वो कहाँ पर स्थित है? तो वो उदयपुर और राजसमंद में है। यानी कि भारत राजस्थान में सबसे बड़ा वन क्षेत्र किन जिलों में होगा? तो होगा उदयपुर और राजसमंद में। अगला क्वेश्चन क्या है आपके सामने और वो है
राजस्थान के किस प्राचीन क्षेत्र से शैल चित्रकला के प्रमाण मिलते हैं? क्या पूछ रहा है प्रश्न? राजस्थान के किस प्राचीन क्षेत्र से शैल चित्रकला के प्रमाण मिलते हैं? ऑप्शन नंबर 1 है बेरार से, ऑप्शन नंबर बी है कालीबंगा से, ऑप्शन नंबर सी है आहड़ से, ऑप्शन नंबर डी है गणेश्वर से। तो कहाँ से मिलते हैं? तो मिलते हैं बेरार सभ्यता से, यानी कि बेरार सभ्यता से प्राचीन शैल चित्रकला के प्रमाण मिलते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है और वह है गुप्त काल का खगोल शास्त्री जो भीनमाल का रहने वाला था वह कौन था? क्या पूछ रहा है कि वह कौन सा खगोल शास्त्री है जो भीनमाल का रहने वाला है? ऑप्शन नंबर ए है ब्राह्मीयर, ऑप्शन नंबर बी है आर्यभट्ट, ऑप्शन नंबर सी है ब्रह्मगुप्त, ऑप्शन नंबर डी है सुश्रुतु। तो कौन सा हो जाएगा? वो जाएगा ब्रह्मगुप्त, यानी कि ब्रह्मगुप्त है वो कहाँ का रहने वाला था? तो वो भीनमाल जालौर का रहने वाला था। अगला क्वेश्चन आता है आपके सामने और वो है मारवाड़ हितकारिणी सभा का गठन किसने किया था? क्या पूछ रहा है प्रश्न कि जो मारवाड़ हितकारिणी सभा है उसका जो गठन है वो किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन नंबर 1 है माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी है विजय सिंह पथिक के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी है चांदमल सुराणा के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी है अभयमल जैन के द्वारा। क्या पूछ रहा प्रश्न कि मारवाड़ हितकारिणी सभा का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो किया गया था चांदमल सुराणा के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा चांदमल सुराणा, यानी कि चांदमल सुराणा के द्वारा मारवाड़ हितकारिणी सभा का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन आपके सामने वो है निम्नलिखित में से किसे राजस्थान का खजुराह कहा जाता है? क्या पूछ रहा है कि राजस्थान का जो खजुराह है वो किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 1 है देलवाड़ा को, ऑप्शन नंबर बी है ओसिया को, ऑप्शन नंबर सी है मैनाल को, ऑप्शन नंबर डी है किराडू को। तो किसको कहा जाता है? तो कहा जाता है किराडू को, यानी कि राजस्थान का खजुराह है किसे कहा जाता है? तो किराडू को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है और वो है निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थानी बोलियों के अंतर्गत नहीं गिनी जाती है? क्या पूछ रहा है प्रश्न कि इनमें से कौन सी बोली है जो राजस्थानी बोलियों में नहीं गिनी जाती है? ऑप्शन नंबर 1 है मेवाती बोली, ऑप्शन नंबर बी है अहिरवाटी, ऑप्शन नंबर सी है ब्रिज, ऑप्शन नंबर डी है बागड़ी। तो जो ब्रज बोली है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, यानी कि ब्रज बोली राजस्थानी बोलियों में नहीं गिनी जाती है, जबकि मेवाती अहिरवाटी और बागड़ी ये सारी की सारी राजस्थानी बोलियों के प्रकार हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है और वह है निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय निर्गुण भक्ति का संप्रदाय नहीं है? क्या पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा संप्रदाय है जो निर्गुण भक्ति का संप्रदाय नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 है दादूपंथी, ऑप्शन नंबर बी है रामदासी, ऑप्शन नंबर सी है निरंजनी, ऑप्शन नंबर डी है जसनाती। तो कौन सा होगा वो? तो वो जाएगा रामदासी, यानी कि जो रामदासी है वह निर्गुण भक्ति का संप्रदाय नहीं है, जबकि दादूपंथी निरंजनी और जसनाती ये सारे के सारे किस संप्रदाय के हैं? तो ये निर्गुण भक्ति संप्रदाय के हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा तत्ववाद्य यंत्र नहीं है? क्या पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा वाद्य यंत्र तत्ववाद्य यंत्र नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 है रावण हत्ता, ऑप्शन नंबर बी है अलगोजा, ऑप्शन नंबर सी है जंतर, ऑप्शन नंबर डी है कमायचा। इनमें से देखना आपको और बताना है कि कौन सा तत्ववाद्य यंत्र नहीं होगा, तो वो होगा अलगोजा। अलगोजा तत्ववाद्य यंत्र नहीं है, जबकि रावणाता, जंतर और कमायचा ये सारे के सारे कौन से वाद्य यंत्र हो जाएंगे? तो ये तत्ववाद्य यंत्र हो जाएंगे। होली के लगभग 15 दिन बाद कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? क्या पूछ रहा प्रश्न कि होली के 15 दिन बाद कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 है तीज, ऑप्शन नंबर बी है गणगौर, ऑप्शन नंबर सी है हिंडोल, ऑप्शन नंबर डी है गुड़ला। तो कौन सा मनाया जाता है? तो मनाया जाता है गणगौर, यानी कि होली के 15 दिन बाद कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो वो गणगौर त्यौहार मनाया जाता है। कटारगढ़ किस दुर्ग में अवस्थित है? प्रश्न क्या पूछ रहा है कि जो कटारगढ़ दुर्ग है वो कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 है कुंभलगढ़ में, ऑप्शन नंबर बी है चित्तौड़गढ़ में, ऑप्शन नंबर सी है मेहरानगढ़ में, ऑप्शन नंबर डी है तारागढ़ में। तो मैं आपको बता दूं कि जो कटारगढ़ दुर्ग है वो कहाँ पर स्थित है? तो वो कुंभलगढ़ में स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है और वो है गिरिशमेल का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था? यानी कि जो गिरिशमेल का युद्ध हुआ था वो किन किन के मध्य लड़ा गया था? ऑप्शन नंबर 1 है मालदेव और अकबर के मध्य, ऑप्शन नंबर बी है मालदेव और औरंगजेब के मध्य, ऑप्शन नंबर सी है मालदेव और उदय सिंह के मध्य, ऑप्शन नंबर डी है मालदेव और शेरशाह के मध्य। तो किसके मध्य लड़े गए थे? वो लड़े गए थे मालदेव और शेरशाह के मध्य, यानी कि गिरिशमेल का युद्ध है वह मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य लड़े गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने और वो है अरावली पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंचा पर्वत किस जिले में स्थित है? क्या पूछ रहा है कि जो अरावली श्रृंखला का सबसे ऊंचा पर्वत है वो किस जिले में स्थित है? तो देखो मैं बता दूं आपको कि जो गुरु शिखर है वो अरावली का सबसे बड़ा पर्वत शिखर है। अब आपको बताना है कि वो कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 है उदयपुर, ऑप्शन नंबर बी है सिरोही, ऑप्शन नंबर सी है डूंगरपुर,
ऑप्शन नंबर डी है झालावाड़। तो कौन सा हो जाएगा, तो हो जाएगा सिरोही। यानी कि सिरोही कहाँ पर स्थित है, तो सिरोही राजस्थान की अरावली है, उसका सबसे बड़ा ऊंचा शिखर हो जाएगा। तो ये थी अपने 30 क्वेश्चनों की बेहतरीन क्लास। अब आपको कमेंट करना है और बताना है कि आपके 30 में से कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए थे। अगर आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर और राजस्थान की जो राज्य व्यवस्था है उसके बारे में अगर अध्ययन करना चाहते हैं और प्रीवियस ईयर में आए जो क्वेश्चन है उनके बारे में देखना चाहते हैं, तो जुड़ना आप हमारे साथ 1:30 पर, यानी कि 1:30 पर हमारी लाइव क्लास होती है। उसमें अनेक बच्चे जुड़ते हैं, तो आप भी उनके साथ जुड़ना और बताना कि आपके स्कोर कितने हैं। मिलते हैं 1:30 बजे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।